गुड मॉर्निंग करूं या गुड नून? बोलो भाई, या तो गुड मॉर्निंग होगा या गुड नून होगा, क्योंकि गुड इवनिंग में क्लास तो लगती नहीं है, स्कूल लगता नहीं है। चलिए गुड नून कर देते हैं, ठीक है? गुड नून का मतलब समझते हो? गुड नून, दोपहर का नमस्ते। कैसे हो आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे। हम बच्चों पढ़ाने नहीं आए बिल्कुल भी। जैसे आपको घर पे आपके दादा दादी किस्से सुनाते हैं, लेकिन वो किस्से होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों द्वारा सिद्ध की हुई बातें होती हैं, जो विज्ञान की भाषा में होती हैं। तो वो हम आपको बताएंगे। उसका मुख्य विषय हम ले रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। देखो बेटा, जैव मतलब जितने भी संसार में चीजें हैं, वो संसार में सभी समस्त चीजें दो तरह की होती हैं। एक तो जैविक होती है और दूसरी अजैविक होती है। अजैविक वे वस्तु होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता। आपका बना हुआ मकान, बाहर जितनी भी मिट्टी पड़ी है वो, ठीक है? आपका टीवी जिसको आप देखते हो, वो आप भले ही उसके अंदर फोटो चलते हुए देखते हो, लेकिन वो अजैविक है, क्योंकि इसके अंदर श्वसन नहीं होता, वो भोजन को ग्रहण नहीं करते, वो भोजन बनाते भी नहीं है, उनके अंदर संचरण की क्रिया भी नहीं होती, उसके अंदर परिवहन तंत्र नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, उनके प्रजनन तंत्र नहीं होता। इसलिए क्या है? सब अजैविक हैं। एक और मुख्य चीज, लेकिन कड़वी बात, अजैविक पदार्थ कभी भी मरते नहीं हैं, बल्कि नष्ट होते हैं। और जितने भी जैविक पदार्थ हैं वे सदैव मरते हैं, ठीक है? नष्ट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो मरते हैं। ये मुख्य अंतर है। तो आज हम बात करेंगे काय की? जैव प्रक्रम की। जैव तो ठीक है, जो पदार्थ जीवित है उसको हमने जैव कह दिया। प्रक्रम क्या है? प्रक्रम का अर्थ होता है क्रियाशीलता। अर्थात कोई भी ऊर्जा के स्रोत को बाहर से आप शरीर के अंदर ले लो, लेने के बाद में उस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उसको उपयोगी बना दो और शरीर के द्वारा उसका उपभोग कर लो। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रक्रम क्रिया कहते हैं। और ये जब जीवित में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम क्रिया कहते हैं, ठीक है? जैव प्रक्रम क्रिया वह क्रिया है जिसमें बाहर से आवश्यक पदार्थों का शरीर में शोषण कर लेना, किसी भी तरीके से हो, किसी भी माध्यम से हो, चाहे जल के माध्यम से हो पौधों में, चाहे मुंह द्वारा या नाक द्वारा जंतुओं में हो, या त्वचा द्वारा हो, किसी भी माध्यम से हो, आवश्यक पदार्थों का शरीर में शोषण कर लेना। शोषण के बाद में उनको विभिन्न प्रकार की चयापचय या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उसको अपने योग बना लेना। चाहे तो उसको ऊर्जा के रूप में इकट्ठा कर लेना या किसी और रूप में इकट्ठा कर लेना शरीर में, और जब जरूरत पड़े तो उसको जहां पे भी शरीर के जिस अंग में भी जरूरत पड़ती है उसमें उसका उपभोग कर लिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात यह है बेटा, जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है? बेटा जैव प्रक्रम बहुत प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जैव प्रक्रम में पोषण प्रक्रम। कौन सा देखते हैं?
पोषण प्रक्रम, पोषण प्रक्रम। अब बात यह आती है कि पोषण प्रक्रम क्या होता है। पहली बात तो देखो, पहला ये देख लो पोषण क्या होता है। पोषण का साधारण सी भाषा में मतलब ये होता है कि वो सब वस्तुएं जो हमारे शरीर को लंबे समय तक चलाती हैं या चलाने के लिए आवश्यकता होती हैं, उनको हमारे शरीर के द्वारा कहीं से भी उनका क्या है, उनका शोषण कर ले जावे, उनको ले लिए जावे। लेने के बाद में उनको ऊर्जा के रूप में या अन्य स्रोतों के रूप में शरीर के अंदर इकट्ठा कर लिए जावे और जहां जरूरत पड़े वहां पर भेज दे जावे। और इस प्रकार से एक बराबर से क्रिया दिन रात चलती रहती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण को समझने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपको भूख लगती है। भाई भूख क्यों लगी? क्योंकि आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा आप कहां से लोगे? आप जो है मतलब मम्मी आपको भोजन देगी, वो आप भोजन ग्रहण करोगे, वो भोजन हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, टूट जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे जो है पोषक तत्व बनेंगे, ऊर्जा बनेगी, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों में जरूरत पड़ने पर भेज दी जाती है रक्त के द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। अब बात यह आई, पोषण प्रक्रम क्या है? पोषण प्रक्रम वह क्रिया है जिसमें पोषक तत्वों का शरीर में प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने के बाद में उनको जो है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के द्वारा जहां पर जिस टाइप का, जिस प्रकार का पदार्थ की आवश्यकता होती है, उस पदार्थ में उनको परिणत किया जाता है, बदला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा भेजा जाता है। इसे हम कहते हैं पोषण प्रक्रम। ठीक है। अब पोषण प्रक्रम को हम दो तरीके से देखेंगे। पहला देखेंगे पोषण प्रक्रम काहे में। पोषण प्रक्रम दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्वयंपोषी, स्वयंपोषीय। दूसरा कौन सा होता है, परपोषीय। स्वयंपोषीय जैव परिक्रम वह परिक्रम होता है जिसमें कोई भी जैव या जीवित पदार्थ अपना भोजन का स्वयं निर्माण करता है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि मम्मी खाना दे दो, या आप बहन से कह दो हमको खाना दे दो, या भैया से कह दो हमें खाना दे दो, या पापा जी से कह दो हमें खाना दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि ये क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। और स्वयं पोषी का सबसे अच्छा उदाहरण पौधे होते हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अर्थात वे जैविक पदार्थ जो अपना भोजन को स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें हम स्वयं पोषीय प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पौधे। अब ये पौधों में क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी पौधे होंगे वो कैसे रंग के होते हैं, पीले, लाल, गुलाबी और हरे। कौन सा ऑप्शन सही है, हरा वाला सही है ना। तुमने कोई ऐसा देखा होगा पूरा पौधा लाल ही लाल हो, पूरा पीला का पीला हो। जितने भी पौधे होते हैं बेटा वो हरे होते हैं। हरे क्यों होते हैं, हरे इसलिए होते हैं इनके अंदर एक पदार्थ उपस्थित होता है जिस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं इसको, हरित लवक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये हमेशा हरे रंग का होता है। इसी क्लोरोफिल की सहायता से
ये पौधे अपना भोज्य पदार्थ स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, इस क्लोरोफिल की बहुतायत अधिक मात्रा इस पौधे में उपस्थित पत्ती में होती है। अब हम आपको बताते हैं कि पत्ती में ये हरित लवक या क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है और कैसे ये भोजन का निर्माण करता है। ये देखो, हमने क्या किया है, एक पत्ती को ले लिया है, पत्ती तोड़ लिए, ये पत्ती है, पत्ती के बीच में जो है क्या है, मध्यशिरा है या जिसे मिडल बोलते हैं। ठीक है, ये पत्ती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर क्या निकली होती हैं, ऐसी बहुत सारी उभरी हुई लाइनें तुम देखोगे। इन लाइनों को यदि और अच्छी तरह से देखना है, पीपल का पत्ता देख लेना, तो पीपल के पत्ते पे या बरगद के पत्ते के ऊपर हाथ लगा के देखना, तो उसमें ऐसी नाड़ी उभरी हुई तुम्हें मिलेगी। ये समस्त उभरी हुई नाड़ी क्या होती है, इसकी जो है जाइलम एवं फ्लोएम होता है, जिसके द्वारा नलिकाएं, ये जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ये नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा जितना भी भोज्य पदार्थ है वो पूरे के पूरे में पत्ती में संचरण होता रहता है। अब हमने क्या किया, इस पत्ती को यहां से इसको काट लिया। कैसे काटा, इसका हमने कौन सा सेक्शन काटा, इसका हमने काटा ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ये ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, आपने आलू देखा है, आप आलू ले लो और ऊपर से चाकू से आपको आलू काट लो, और काटने के बाद में एक आलू का चिप्स दिखाई देगा। तुमने अंकल चिप्स खाए हैं, बिल्कुल गोल जैसा आलू की पतली से चिप बन जाएगी, उसे ही हम कहते हैं आलू का ट्रांसफर सेक्शन। ठीक उसी प्रकार से हमने पत्ती का आवर्त काट या ट्रांसफर सेक्शन काटा है और इस ट्रांसफर सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। तुम ऊपर की ओर देखोगे, पत्ती जो है चमकीले हरे रंग की होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक वैक्स रूपी पदार्थ जो है मतलब ऊपर लगा होता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। इसके नीचे तुम देखोगे एक पूरे की पूरी एक कतार कोशिकाओं की होती है, जिसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं या जिसको ऊपरी सतह कहते हैं। ऐसे ही अगर आप नीचे भी देखोगे तो लोअर एपिडर्मिस होगी या निचली सतह होगी, इसके नीचे भी यहाँ पर वैक्स रूपी जो है परत जमा होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। लेकिन नीचे वाली परत में बीच में छेद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या पत्ती के छिद्र बोलते हैं। इन पत्ती के छिद्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे के द्वारा शोषण कर लिया जाता है। अब कैसे शोषण करते हैं वो हम आपको आगे चल के अभी बताते हैं चित्र के द्वारा। अब इसके बाद में यहां देखोगे कि ऐसी बड़ी बड़ी बिस्कुट देखे हैं, पार्ले जी बिस्कुट, ब्रिटानिया जी बिस्कुट और कौन से गुड मॉर्निंग बिस्कुट देखे हैं, खाते हो? पार्ले जी के बिस्कुट खाए? बिल्कुल पार्ले जी के बिस्कुट जैसे एक जो है आपको एक कोशिकाएं एक कतार में आपको लगी हुई मिल जाएंगी, बिल्कुल पार्ले जी के बिस्कुट जैसी। और इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे जो है कि बीच में रक्षा होगी और इसके जो है चारों छोटे छोटे जो है कण उपस्थित होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। इस पूरी की पूरी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट ही वे जगह हैं जहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो छिद्र हैं जिन्हें हम स्टोमेटा छिद्र कह रहे हैं, उसके पास में ही तुम देखोगे कई जगह छोटे छोटे से जो है क्या रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। इन रिक्त स्थानों में ये जो है जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आके यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है,
अब बात यह आई कि ये छिद्र जो होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होता है वो कैसे होते हैं, कैसी प्रक्रिया को होती है, इसको हम जीवित रूप में आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये देखो, ये दो गार्ड सेल हैं, ठीक है, इसके बीच में छिद्र है। ये देखो, ये छिद्र चौड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब इन दोनों गार्ड सेल में या स्टोमाटा छिद्र की रक्षक कोशिकाओं में जब पानी की अधिक मात्रा हो जाती है तो एक छिद्र क्या होता है, खिंच जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब पानी की मात्रा कम होती है तो छिद्र कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब छिद्र बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इस छिद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और छिद्र जब बंद हो जाता है तो वहां से जो है आगे चल के जो वहां पे हमने आपको बताया था कि दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, वहां पे जाके ये इकट्ठी हो जाती है। अब वैसे ही अब यहां अगर आप देखोगे तो यहां पे ये तो कार्य करती हुई दिखाई तुमको, यहाँ पे देखो ये दो रक्षक कोशिकाएं हैं, ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा का छिद्र है। अब ये हमने तुमको जीवित दिखाया कि कैसे स्टोमेटा का छिद्र खुलता है, कैसे रक्षक कोशिकाएं हेल्प मतलब सहायता करती हैं। एक बात और ध्यान रखना कि इसकी अंदर की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, सदैव मोटी होती है। जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ती है ये कैसी हो जाती है, इस तरह से खिंच जाती है, छिद्र खुल जाता है। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ढीली हो जाती है, बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया बराबर से चलती रहती है। अब जितने भी पौधे होते हैं उन समस्त पौधे स्वयंपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में शोषण कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को अपने आप में शोषण कर लेते हैं। और शोषण करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से सूर्य के प्रकाश में मीजोफिल कोशिकाओं या मीजोफिल रूपी जो है मंच पर यह प्रक्रिया होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिल जाता है, सूर्य की ऊर्जा के कारण परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, या जिसको माड़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। माड़ देखा तुमने, आलू खाते हो, आलू जब कट जाता है तो कटने के बाद पानी में तुम देखना सफेद पाउडर से जमा रहता है, वही स्टार्च होता है, वही माड़ होता है। तो जितने भी पौधे हैं वो जो है स्वयंपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद में के कारण ही वे स्वयंपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पानी का शोषण करके सूर्य की ऊर्जा के द्वारा क्या बदल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बदल जाएंगे और साथ में ऑक्सीजन को निकालते हैं। और ये ऑक्सीजन ही हमारे लिए लाभकारी होती है। इसलिए हमेशा आपके शिक्षक ये कहते हैं कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा पौधे लगेंगे उतने ज्यादा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। यही ऑक्सीजन हमारे लिए फायदे में है। बेटा ख्याल रहे, जैसे जैसे पौधे कटते चले जाएंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा ये समस्त पौधे कट जाएंगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। हमको बाजार से ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद के लाना पड़ेगा और हर बच्चा अपने बस्ते के साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे टांग के आएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होगा, बच्चा दौड़ के घर जाएगा, पापा से कहेगा पापा दूसरा सिलेंडर दिला दो, हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, पेड़ को कभी काटना नहीं, पेड़ को कोई भी टहनी तोड़ना नहीं। पेड़ को तोड़ना है तो पेड़ को सिर्फ फूल तोड़िए, फल कहीं मत तोड़िए। वो फूल तोड़िए जो कि पूर्ण पेड़ परिपक्व हो चुका है। अब परिपक्व फूल पुष्प को कभी मत तोड़िए और कोशिश करिए कि पुष्प को ही मत तोड़िए, आप सिर्फ फल तोड़िए, क्योंकि पुष्प को तोड़ने से उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, नए पौधे कम बनते हैं। चलिए
हम ये पोषण परिक्रम की बात कर रहे थे। पोषण परिक्रम में सबसे पहले हमने आपको बताया था स्वयं पोषी परिक्रम। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा परपोषी प्रक्रम। परपोषी प्रक्रम परपोषी प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें जीवित पदार्थ भोज्य पदार्थ को बने हुए रूप में ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में उसको अपने अनुकूलता से तोड़ता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है और जब भी आवश्यकता होती है तो उसको प्रयोग करता है। इसको हम बोलते हैं परपोषी प्रक्रम। ठीक है, परपोषी प्रक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि परपोषी परिक्रम जो है ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए परपोषी प्रक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे पोषण काय में मानव। मानव में हम जब परपोषी प्रक्रम देखते हैं तो मानव में इसके लिए एक तंत्र होता है जिसे हम आहार तंत्र कहते हैं। ठीक है, तुम यहां से गए, वहां जाके घर पे जाके कहते हो मम्मी हमको भूख लग रही है। ठीक है, मम्मी कहती बेटा ऐसा करो कि जल्दी से पहले हाथ धो के आ जाओ। ठीक है, और तुम जाते हो, हाथ धो के आते हो, बैठते हो, मम्मी तुमको खाना परोस के देती हैं। अब आगे का बताओ, तुम आगे क्या करते हो? खाना सामने आ गया तो खाना छोड़ के भैया से झगड़ा करते हो, खाना छोड़ के भैया क्या नाम बहन से झगड़ा करते हो? नहीं करते ना। सबसे पहले तुम क्या करते हो? रोटी को तोड़ते हो, तोड़ने के बाद में उसको सब्जी से लगाते हो, फिर मुंह में रखते हो। जैसे ही बेटा तुमने मुंह में रखी, वैसे क्या होगा कि तुम्हारी जो जिह्वा है, जिसे हम जीभ कहते हैं, इसको जो है जीभ क्या करेगी? तुम्हारे भोजन को दांतों के नीचे की ओर ले जाती है और साथ में सलाइवा का क्या करती है? साथ में सलाइवा को स्राव करती है, सलाइवा निकालती है। ये सलाइवा क्या करेगा? भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में और भोजन को कैसा बनाता है? चिकना बनाता है, लचीला बनाता है। इसके साथ ही अपने गालों के अंदर जो है एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसे हम म्यूकस झिल्ली कहते हैं। इससे भी विभिन्न प्रकार के लार्वा पदार्थ निकलते हैं और ये जिह्वा के पदार्थ, लार्वा पदार्थ सभी मिलके इस भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और भोजन कैसा बन जाता है? भोजन बन जाता है चिकना एवं दानेदार, छोटा छोटा दानेदार। इसके बाद में ये भोजन हमारे जो है जिह्वा द्वारा अंदर धकेल दिया जाता है। इसके बाद में भोजन कहाँ जाता है वो हम चित्र के द्वारा आपको बताते हैं। ये देखो, यहां देखो, आपने यहां से खाना खाया है, दांत हैं, ये होंठ हैं, यहाँ जिह्वा है। यहां से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में ये यहां आ गया आहार नलिका में। ये क्या चीज है? आहार नलिका। आहार नलिका में आता है। आहार नलिका में कुछ नहीं, आहार एक नली जैसी होती है, जैसे घर में लेजम होती है, और वो आगे चल के एक थैली के समान संरचना होती है जिसे आमाशय कहते हैं। इस आमाशय में ये भोज्य पदार्थ आ जाता है और जब आमाशय में भोज्य पदार्थ आता है तो ये भोज्य पदार्थ के ऊपर क्या होता है? आमाशय में अम्ल गिरता है आमाशय के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। साथ में ही इसी लिवर के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी इसी आमाशय में इस लिवर के द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, ये एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये दोनों मिलके भोज पदार्थ को साधारण से और साधारण जो है टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और इस प्रकार से तोड़ देते हैं कि आगे चल के जब अगले वाले अंग में पहुंचे तो इसका आराम से शोषण हो जाए। ठीक है। कभी तुमने देखा होगा कि तुम जो है शादी में खाना खाने जाते हो, खाना खा के लौट के आते हो तो जो है तुम्हारे पेट में क्या होती है, जलन होती है। तो मम्मी से कहते हो, मम्मी आज हमारे पेट में बहुत जलन हो रही है। मम्मी कहती, बेटा तुमने क्या क्या खाया? बोले, मम्मी मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ खट्टे पदार्थ खाए हैं। कौन कौन से? पानी की टिक्की पी है, ठीक है, नींबू खाया है, अचार खाया है, तला हुआ खाना खाया है। मम्मी तुरंत कहती है कि ऐसा करो कि आज तुम भोजन मत करो, सुबह शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुमने भोजन नहीं किया, शाम को तो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम जब खाना खा के आए वो खाना आमाशय में पचा नहीं अच्छी तरीके से, खाने योग में परिवर्तित नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि आमाशय द्वारा अधिक से अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण हुआ, बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, और वो अम्ल निकलने से क्या हुआ, इस आमाशय में जलन होने लगी। ठीक है। और इसी जलन की वजह से तुमको भूख नहीं लगी, और तुमने जब खाना नहीं खाओगे तो अपने आप ही ये आमाशय में उपस्थित एसिड या अम्ल कम हो जाएगा, और कम होने के बाद में आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद में ये भोजन यहाँ से खाने योग में परिवर्तित होने के बाद में ये जो है भोजन यहाँ पे ये तुम देख रहे हो, यहाँ से क्या हो गया, ये ड्यूडिनम में आता है, और ड्यूडिनम से आके ये आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है। इस आंत में आता है भोजन। इस आंत बहुत लंबी आंत होती है, कई जो है फीट लंबी आंत होती है, ये बिल्कुल रस्सीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ आता है वो इस जो आंत के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, शोषण कर लिया जाएगा। जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं इसी इंटेस्टाइन के द्वारा क्या किया जाएगा, इनका शोषण कर लिया जाएगा। और उसके बाद में फिर ये पोषक तत्व जो है इस वाली नलिका में आ जाते हैं। यहाँ से आएंगे, तुम ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, तुम यहां से देखोगे, इसको हम बोलते हैं आधावत नलिका। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में। ये डिसेंडिंग मतलब पहले खाना यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे आया, इसके बाद में यहाँ पे रेक्टम होता है या बड़ी आंत होती है, जहाँ पे ये जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो भोज्य पदार्थ जो है हजम नहीं होता है वो इस वाले जो है बड़ी आंत में इकट्ठा होता है। जब भोज्य पदार्थ के ऊपर दाव पड़ता है तो इस एनस का छिद्र खुल जाता है, और इसके द्वारा, जिसे हम क्षुधा बोलते हैं, इसके द्वारा अपचित या जो खाना हमारे लिए बेकार है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी पाचन तंत्र काम करता है। बच्चों, हमने आपको अभी आपके अंदर आप भोजन जो है ग्रहण करते हो, शरीर के जो है वो भोजन आपके अंदर जो है विभिन्न अंगों से होता हुआ जो हमारे काम की जो जितने भोज्य पदार्थ हैं वो शोषण कर लिए जाते हैं, और जो बिना मतलब भोज्य पदार्थ जिनको हमें आवश्यकता नहीं होती वे समस्त पदार्थ हमारे कहाँ से निकाल दिए जाते हैं, हमारी बड़ी आंत में नीचे हम रेक्टम कहते हैं, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में उसमें जब दाव बढ़ता है तो हमारे क्षुधा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा परिक्रम या तंत्र बराबर से चलता रहता है। ये एक विषमपोषी का उदाहरण है। चलिए, हमारा शरीर बहुकोषी है, हमारे जो है तंत्र में विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिल गए हैं, उन्होंने विभिन्न अंगों का निर्माण किया है, जिन्होंने जो है अपना जो है तंत्र बनाया है, जिसे हम आहार तंत्र कहते हैं। परंतु जो जीव एक कोशीय होते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उसमें इस प्रकार के विशेष अंग या तंत्र नहीं होते, लेकिन वे भी ये क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनका शरीर कैसे चलेगा?
चलिए उदाहरण लीजिए अमीबा का। अमीबा, ठीक है। अमीबा एक ऐसा छोटा प्राणी है जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यहां पे इसका नाभिक होता है, इसके अंदर बहुत सारी जो रिक्तकाएं होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो द्रव भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत साधारण सी संरचना। ख्याल है अमीबा भी एक ऐसे जो है मतलब जो है अपना प्राणी है जो अमर है। एक तो भगवान जी अमर है और दूसरा हमारा जो हमारे पृथ्वी पे जो है जो जंतु मौजूद है जो अमर है वो अमीबा अमर है। अमीबा को बेटा कोई पसंद नहीं करता, फिर भी वो अमर है। एक अगर जो है एक के शरीर में पहुंच जाता है, वो आदमी उसको दवाई से मारता है तो दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन वो कभी भी मरता नहीं है। इसलिए अमीबा क्या बोलते हैं? अमीबा अमर प्राणी है। छोटा छोटा टुकड़ा भी इसका हो जाएगा, ये जरा सा एक टुकड़ा भी पड़ा रहेगा शरीर के अंदर तो दोबारा से नया अमीबा बना लेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अमीबा किस प्रकार से ये पोषण का प्रक्रम करता है। इसका शरीर एक कोशिका के मिलकर बना है, तो ये क्या करेगा कि जैसे समझ लीजिए ये अमीबा है, इसको हम चित्र के द्वारा तुमको बताते हैं। ये अमीबा है, ये अमीबा का पूरा शरीर है। ये देखो, ठीक है, ये पूरा शरीर है। इसके शरीर के सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, यह अमीबा की झिल्ली होती है। इसके बीच में बिल्कुल मम्मी की बिंदी जैसी डॉट लाइक जो संरचना होती है, जो गोल होती है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, जिसके अंदर गुणसूत्र मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? गुणसूत्र मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर द्रव भरा होता है जो कि जो है मतलब ऐसा होता है, कम सांद्रता लिए होता है, पतला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म बोलते हैं या अंतःद्रव बोलते हैं। बाहर की ओर जो झिल्ली के पास में गहरा गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बाह्यप्लाज्म बोलते हैं या एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। अब होगा क्या कि जब इसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है तो ये क्या करेगा कि अपने जो है इसमें यहां क्या करेगा, एक छोटे से, जैसे इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये सूडोपोडिया क्या होगा, यहां से इसमें छोटा सा एक ग्रूव बना लेगा, एक गड्ढा बना लेगा, और गड्ढा बनाने के बाद में जैसे यहाँ पे मान लीजिए भोज पदार्थ है तो ये क्या करेगा, यहां से अपने पैर और आगे बढ़ा लेगा, ठीक है। इधर से ये अपने पैर क्या करेगा, और आगे बढ़ा लेगा, ठीक है। और आगे बढ़ाने के बाद में ये भोज पदार्थ को यहाँ पे अपने आप में अंदर ले आता है। अंदर ले आने के बाद में यहाँ की झिल्ली इसकी फट जाती है और यहाँ से अपना पैर दोबारा बना लेता है। ये भोजकण आगे चल के इसके शरीर के अंदर आ जाता है। पहले ये कहाँ आएगा, ये बाह्य द्रव में आएगा जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और फिर ये क्या हुआ, अंतःभाग में आएगा जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और अंदर आने के बाद में इस कण में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, ये पूरा का पूरा कण जो है इसके शरीर में घूमेगा। जहां पर भी इसके पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पोषक तत्व इसके द्वारा शोषण कर ले जाएंगे, और बेकार का जो है जब पदार्थ इसके अंदर बचा रहता है तो वो क्या करेगा, बेकार का पदार्थ इसके बाहर की ओर आएगा, यहां से इसको बाहर धकेल दिया जाएगा। इस प्रकार से अमीबा में यह पोषण का प्रक्रम चलता रहता है। कितना होशियार है अमीबा, उसने क्या भोज पदार्थ ग्रहण कर लिया, आवश्यक तत्व उनका निचोड़ लिया और बेकार का उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा ही और भी जो है एक कोशी प्राणी जैसे युग्लिना, पैरामीशियम आदि विभिन्न प्रकार के प्राणी भी ये प्रक्रिया बराबर से करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे
एक कोशीय या तंतुमय संरचना लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम, अगर आप म्यूकर पेनिसिलियम की संरचना देखोगे, बिल्कुल डोरे ऐसी संरचना होती है, जैसे मम्मी ने समझ लीजिए आपका स्वेटर बुन दिया है, बिल्कुल ऐसे ही ये संरचना में बिल्कुल डोरे ऐसी संरचना होती है उनका। घर में स्वेटर मम्मी ऐसी तो बनाती है ना, ठीक है। अब ये म्यूकर मिलता कहाँ है? तुम बाजार जाते हो, बाजार से ये क्या लेके आए? मुलायम सफेद रंग में एक पैकेट के अंदर रखी हुई 20 रुपए का पैकेट, क्या बोलते हो उसको? डबल रोटी का पैकेट। तुम बाजार गए, बाजार से तुम डबल रोटी का पैकेट लेके आ गए, मम्मी ने उसको खोल के देखा तो इस डबल रोटी के ऊपर क्या है? ऐसी एक काली जो है संरचना तुमको मिली। इस काली जो संरचना मिली है, वो काली संरचना कुछ नहीं है, ये सब म्यूकर है, ये कवक है, फंगस है, ठीक है। अब ये फंगस क्या करता है, ये कवक क्या करेगा अपने पोषण के लिए? ये क्या करेगा कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर डबल रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, सिंपल कंपाउंड में तोड़ देगा। सिंपल कंपाउंड में तोड़ने के बाद में वो साधारण से यौगिकों में तोड़ देगा। साधारण से यौगिकों में तोड़ने के बाद में ये अपने जो इसकी धागे जैसी संरचना है, इसके द्वारा इसको तैयार किया हुआ पोषक पदार्थ को ये अपने आप में ग्रहण कर लेगा और उससे अपना जीवन यापन करता रहता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई कैसी बात? एक कोशी है उनकी बात, जो कि बहुत छोटे जो है मतलब जंतु होते हैं, जीव होते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे जीवों की जो अपने भोजन पदार्थ को सीधा निगल लेते हैं। सांप को देखा है? सांप को देखा है? स्नेक को? स्नेक देखा है? स्नेक ऐसी जीभ निकलती है इसकी, यहाँ आंखें होती हैं, देखा है? जिसे आप सांप बोलते हैं। सांप क्या करता है? सांप अपने भोज्य पदार्थ को, चूहा है या कोई बड़ा कीड़ा मकोड़ा है, तो वो क्या करता है? अपनी जीभ को बाहर बनाता है, अपने जबड़े यहाँ से खोल देता है। खोलने के बाद में कोई भी चूहे को सीधा का सीधा निकल जाता है, और निकलने के बाद में वो उसको अपने पेट के अंदर ले जाता है। वहां पे इस जो है चूहे को या पोषक पदार्थ को तोड़ता है। तोड़ने के बाद में उसको पोषक तत्व निकालता है, और पोषक तत्व को जो है ये अपने आप में उनका एब्जॉर्ब कर लेता है, उनका अपने आप में शोषण कर देता है, और जितने भी वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, उनको ये बाहर निकाल देता है। अर्थात म्यूकर में और सांप में ये अंतर हुआ कि म्यूकर तो पहले बाहरी से अपने पोषक तत्व को पहले तोड़ को तैयार कर लेगा, तब ग्रहण करेगा। सांप हमारा क्या करेगा? पूरा पूरा अपना शिकार निगल लेता है, और निगलने के बाद में फिर उसको तोड़ता है। इस प्रकार से ये पोषण प्रक्रम विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार से बराबर से चलता रहता है। हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि वे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशा या दो कोशा से मिलकर बना होता है, उनमें शरीर में विभिन्न अंग नहीं होते। इनमें परिक्रम जो है जो होता है वो साधारण से प्रक्रिया होता है। जैसे जैसे जो है जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का 2 कोशा से 4 कोशा 8 कोशा अंगों में बनना, विभिन्न तंत्र बनना, तो जब ये विकसित हो जाते हैं तो उतनी ज्यादा ही उनमें पोषण की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है? इस प्रकार के जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार
प्रकार की जटिल प्रक्रिया होने के कारण उनमें एक क्रिया और होती है जिसे हम संचरण की क्रिया कहते हैं। पोषक पदार्थ बन गए, पोषक पदार्थ बनने के बाद में उसका पूरे शरीर में किसी भी माध्यम के द्वारा संचरण किया जाता है।